नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 7 अप्रैल 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चारों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के रिगार्डिंग। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 38 के अनुसार आर्टिकल 123 बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, 38 अमेंडमेंट के थ्रू ये बोला गया था प्रेसिडेंट अगर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करेंगे दैट वाज फाइनल एंड कुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। ऐसा था, मतलब प्रेसिडेंट अगर एक ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करता है वो फाइनल है, कोई कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। पर 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था तब ये जो 38th अमेंडमेंट को रिवर्स किया एंड इट मेड द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन टू ब्रिंग ऑर्डिनेंस जस्टिशिएबल। ठीक है, प्रेसिडेंट जो चाहे वो ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है एंड वो जस्टिशिएबल होगा। राइट, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंसेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन विच इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। देखिए, जिन सब्जेक्ट्स में इंडियन पार्लियामेंट लॉज बना सकता है वही सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस भी प्रोमुलगेट कर सकता है। राइट, इट कैन नॉट टेक अवे द राइट्स ऑफ सिटीजंस दैट आर गारंटीड बाय द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ऊपर से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो तो आपको पता ही है, उसको तोड़ नहीं सकता। ऑर्डिनेंस सीसेस टू एक्सिस्ट इफ पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। देखो, ऑर्डिनेंस कब प्रोमुलगेट होता है? जब कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं चलता हो। ठीक है, अब देखिए, पार्लियामेंट रीअसेंबल होने के बाद 6 हफ्ते के अंदर एक्शन लेना चाहिए पार्लियामेंट को, नहीं तो ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी है खत्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस ऑल्सो स्टैंड्स वॉइड इफ बोथ हाउसेस पास ए रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द ऑर्डिनेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, दोनों हाउसेस अगर एक रेजोल्यूशन पास किया, एक ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है करके, तो ये ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट ये है, मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। मतलब 6 मंथ्स मतलब देखिए, 2 सेशन का मैक्सिमम जो गैप है वो 6 मंथ्स है एंड वो सेशन रीअसेंबल होने के बाद 6 वीक्स तक और लेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लाइफ है एक ऑर्डिनेंस है वो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स तक हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट बोल रहा हूँ। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट्स। पहला क्या है? इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन विच इंडियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। वेरी करेक्ट। It cannot take away the rights of citizens that are guaranteed by the fundamental rights of Indian Constitution. Very, very correct. Ordinance ceases to exist if Parliament takes no action within 6 weeks. Very, very correct. Ordinance also stands void if both houses pass a resolution disapproving the ordinance. Very correct. So answer is option E. All statements are correct. Question number 2. Which of the following statements is not correct regarding appointment of Chief Justice of India? Video pause कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर परव्यू ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये गलत है दोस्तों, आरटीआई के परव्यू के अंदर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी। राइट, अब देखिए ये न्यूज़ में इसलिए आया था 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने वाला है। कौन है? जस्टिस एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे साहब के बाद। अब देखिए इनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 124 बात करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट के बारे में। आर्टिकल 124 का क्लोज 3 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए पर्सन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दे आर एज फॉलोज। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहला, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ही शुड हैव एक्टेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। देखिए, एक हाई कोर्ट का एज ए जज 5 साल होना चाहिए और ही शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। देखिए, इसमें से दोनों में से एक होने से चलेगा। मतलब या तो आप जज होना चाहिए हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, नहीं तो आप एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में एनरोल्ड होना चाहिए एंड प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए कम से कम 10 साल तक। सेकंड क्या है? ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में बेसिकली एक गुड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124 क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स रेगुलेशंस फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये भी ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 124 में अपॉइंटमेंट का भी है, रिमूवल का भी है। राइट,
देखो 2019 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स अंडर परव्यू ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट रूल किया था। तो अभी के लिए ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के परव्यू में आता है। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में 4 जो लिखा है ये चारों सही है, बिल्कुल सही। मैंने जो अभी बोला जो ई है आरटीए के परव्यू में नहीं आता है करके, ये गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेनाब ब्रिज विच इज नियरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, चेनाब ब्रिज के बारे में न्यूज़ ऑलरेडी हर्षित सर ने कवर किया था। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज होने वाला है अपॉन कंप्लीशन ये, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चेनाब ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कॉन्क्रीट आर्च ब्रिज बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल एंड कौरी करके 2 जगहों को कनेक्ट करेगा ये जो चेनाब ब्रिज है। ध्यान दीजिएगा, चेनाब ब्रिज इज ए रेलवे ब्रिज, ठीक है। व्हेन कंप्लीटेड ब्रिज विल स्पैन द चेनाब रिवर एट ए हाइट ऑफ 359 मीटर अबव द रिवर। देखिए कितना हाइट है, चेनाब रिवर के 359 मीटर ऊपर होगा ये ब्रिज एंड मेकिंग इट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज होगा, राइट। नवंबर 2017 द बेस सपोर्ट्स वर डिक्लेयर्ड कंप्लीटेड अलाउइंग फॉर द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस मेक्स द चेनाब ब्रिज। देखिए चेनाब ब्रिज का और 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, दूसरा है ब्रिज विद वाइडेस्ट स्पैन इन द इंडियन ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क। देखिए इंडियन ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क में वाइडेस्ट स्पैन वाला मतलब इधर क्या बोला है, बक्कल और कोरी को कनेक्ट करते हैं। मान लो ये बक्कल है, ये कोरी है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये सबसे वाइडेस्ट है ये जो चेनाब ब्रिज का, राइट। नॉर्थर्न रेलवे हैज अंडरटेकन द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू रेलवे लाइन। देखिए ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंप्लीमेंट कराया था इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवे का नॉर्थर्न रेलवे अंडरटेक किया था ये मेगा प्रोजेक्ट। और क्या है, इट्स ए न्यू रेलवे लाइन अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन टाउन्स ऑफ उधमपुर नियर जम्मू एंड बारामुल्ला ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ द कश्मीर वैली। तो बेसिकली कश्मीर वैली के एक पार्ट है, उधमपुर को और बारामुल्ला को कनेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट वॉज डिक्लेयर्ड ए नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। इट इज डायरेक्टेड बाय द नॉर्थर्न रेलवे। देखिए नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था 2002 में। देखिए नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने में क्या फायदा है, सेंटर से मैक्सिमम फंड्स मिलेगा। अबाउट 90% ऑफ द फंड्स सेंटर इशू करता है अगर नेशनल प्रोजेक्ट इशू करने से, डिक्लेयर करने से। अब हमारे स्टेटमेंट्स देखिए, पहला क्या लिखा है, अपॉन कंप्लीशन इट विल स्पैन द एंटायर लेंथ ऑफ चेनाब रिवर, करेक्ट, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, वेरी करेक्ट। लॉन्ग ब्रिज इज पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट दोस्तों। मैंने आपको अभी भी बोला उधमपुर बारामूला को कनेक्ट करते हैं, तो वैसे ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का पार्ट है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज अंडरटेकन द मजाक प्रोजेक्ट, ये गलत है दोस्तों, नॉर्थर्न रेलवे ने अंडरटेक किया था। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 4. Consider the following statements with respect to Central Vigilance Commission which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 and 3 गलत है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, इट इज अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी। तो देखिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, कोई भी एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है। मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडवाइसिंग वेरियस authorities in central government organization in planning, executing, reviewing, reforming the vigilance work। तो बेसिकली दोस्तों विजिलेंस कमीशन है क्या, हमारी ब्यूरोक्रेसी में करप्शन कम करने के लिए सेंटर की तरफ से एक एजेंसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका एक खासियत यह है, ये कोई भी मिनिस्ट्री का अंडर नहीं आता है, तो कोई भी एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी इसके ऊपर नहीं है। CVC was set up by the government in February 1964 on the recommendations of Committee on Prevention of Corruption headed by श्री के संतानम। तो संतानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से बना था CVC 1964 में। 2003 में पार्लियामेंट एनैक्टेड CVC एक्ट कन्फरिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन द CVC। अब देखिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी एनैक्ट किया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट करके, तो उसको बेसिकली स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिल गया। स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब क्या है, इसको सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री लॉ हो। CVC is not controlled by any ministry or department. It is an independent body which is only responsible to parliament। देखिए ये पार्लियामेंट, होल ऑफ द पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई मिनिस्ट्री को इनको रिपोर्ट नहीं करना है ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके।
एक मेजर पॉइंट है, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कोई इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। इट एदर गेट्स एन इन्वेस्टिगेशन डन थ्रू सीबीआई और थ्रू चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अगर इनको कोई इन्वेस्टिगेशन करना है उनके काम के टाइम पर, तो वो सीबीआई के थ्रू करवाता है या तो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में रहता है उनके थ्रू करवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इट इज़ एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू ऑफेंसेस alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act 1988 by certain categories of public servants। तो बेसिकली कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को ऐसे प्लेटफॉर्म रख के ये लोग इंक्वायरी करते हैं। इट इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू ऑफेंसेस। कोई भी ऑफेंस जो भी करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट सर करते हैं, कोई करप्शन का चार्ज किसी के ऊपर है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के इस्तेमाल करके वो उनको अरेस्ट कर सकता है। अब देखिए स्टेटमेंट्स क्या है। इट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑन करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इधर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लिखा है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सेकंड क्या है? इट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतान कमेटी। ये सही है दोस्तों। इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। ये भी गलत है, तो आंसर इज ऑप्शन बी टू ओनली। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, एक सेंट्रल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंडर काम करते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा सेंट्रल एजेंसी है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर काम करता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT समटाइम्स इन न्यूज इज अंडर विच मिनिस्ट्री? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है। देखिए, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देखिए, आपको कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नाम से ही आपको पता चल गया होगा एक काम क्या करता होगा। देखिए, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स। इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट्स है उसको मॉनिटर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, कीपिंग इन लाइन विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन and the overall objective of increasing of exports, DGFT का since been assigned the role of a facilitator। देखिए, DGFT को as an facilitator काम कराता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारी इकोनॉमी का इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज़रूरत क्या है? इकोनॉमी में हमने लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया था, जो LPG आपने सुना होगा। तब से ये क्या है, DGFT को इतना ज़्यादा पावर्स नहीं दिया है। मतलब इनको ये बोला, अब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लाओ। अगर कोई कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर फंसा के आप ऐसा काम मत करो, इतने सारे कानून रूल्स वगैरह बता के इनको डीमोटिवेट मत करो। ये क्लियरली बोला उनको, थोड़ा सा लिबरलाइज कर दो, मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स को आप प्रमोट कर लो। इसलिए उनको बोला DGFT ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा सा चेकिंग एजेंसी है, मतलब कोई भी एक्सपोर्ट करने आएगा कुछ भी चीज़, आप इसको इतना सारा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बता के डीमोटिवेट करोगे। आप ऐसे फैसिलिटेटर काम करोगे, मतलब एक्सपोर्ट्स को आपको प्रमोट करना है, एंकरेज करना है। शिफ्ट वाज फ्रॉम प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स टू प्रमोशन फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स। देखिए, पहले प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करता था, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऐसा काम करता था, वो देखते थे क्या क्या इंपोर्ट नहीं करना है, क्या क्या एक्सपोर्ट नहीं करना है। इस तरह वो सिस्टम ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा था। हमारी इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनको क्लियर बोला, आप ऐसे फैसिलिटेटर काम करो, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट्स को आप मैक्सिमम एंकरेज कर लो, थोड़ा सा रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड जो स्ट्रिक्टनेस है इसको लिबरलाइज करो। प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स करो, कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट। तो यह है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का काम। ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, द आइलैंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ लैंड। आंसर इज ऑप्शन ए, कैफे ग्लोबल आइलैंड। इसको कॉफी क्लब आइलैंड भी बोलते हैं। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर विद ए मेरोमेटिक बेसिन। A merometic lake has layers of water that do not intermix. The deep waters do not mix with the upper layers of water that receive oxygen from the atmosphere. As a result, over 90% of the water body's volume is anoxic water. Anoxic waters are areas of seawater or freshwater or groundwater that are depleted of dissolved oxygen.
अबाउट विच वाटर बॉडी द स्टेटमेंट रिफर्स टू। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर समझने में दिक्कत आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अलग सा वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। थोड़ा जल्दी में था। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।